हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। डायरेक्शंस डायरेक्शंस डायरेक्शंस, ये स्टेटमेंट तो आपने लाइफ में बहुत बार सुन लिया होगा कि आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। राइट डायरेक्शन चूज़ ना करो तो फिर कहीं और ही पहुंच जाओ और कभी भी अपने एम को नहीं पा पाओगे। अब आज के लेक्चर में जैसा कि आप हेडिंग देख चुके होंगे, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शंस की ही बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन मैथ्स में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो शॉर्ट 11th में थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में फिजिक्स में पहले से सुन रखा होगा। तो एक रिकैप ले लेते हैं कि आखिर वेक्टर आया कहाँ से, क्या हमें वेक्टर की ज़रूरत थी या फिर हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए वेक्टर ऐड कर दिया। देखते हैं। तो देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हो जाएंगी जो कि मेजर हो सकती हैं, जिनका कि क्वांटिटी मेजर कर सकें, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, करंट हो गया, ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे टर्म्स आप फिज़िक्स में देख रखे होंगे। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे और उस कैटेगरी का बेसिस ही होता था कि अगर वो क्वांटिटीज़ केवल मैग्नीट्यूड बताने पे कंप्लीट हो रही हैं तो उनको हम किसके अंडर रख देते थे, स्केलर के अंडर। और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने पे काम नहीं चल रहा था तो हमें कुछ एक और चीज़ की ज़रूरत थी और वो था डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, उसको हमने रख दिया था किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं आखिर स्केलर होता क्या है। स्केलर जैसे 10 किलो आम 5 किलोमीटर तक जाना है, ठीक। तो अगर आपसे आपकी मम्मी बोले 10 किलो आम लाना है मार्केट से, आम का सीज़न चल रहा है, तो आप उनसे ये नहीं पूछने जाओगे कि 10 किलो आम नॉर्थ में लाना है, ईस्ट में लाना है, वेस्ट में लाना है, किधर लाना है, ठीक है। 10 kgs मैंगो इज़ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द मास ऑफ मैंगोज, करेक्ट। लेकिन वहीं आपसे बोला गया कि जाओ 5 किलोमीटर की दूरी से इसे लेके आओ। देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर वेयर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेयर। सो जब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से नहीं मिल रहा है, देन आप क्या ऐड ऑन कर रहे हो, डायरेक्शन। अब जैसे फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ रखी होंगी। अब देखो, अब एक नेक्स्ट डाउट आ जाएगा कि जब आप एंगल पढ़ते हो तो उसमें भी प्लस माइनस होता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो क्या वो वेक्टर्स में आ जाएगा। करंट भी होता है, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या वो भी वेक्टर होता है या फिर वो कोई और ही क्वांटिटी होती है। देखो बच्चों, वेक्टर सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होगा कि उनको बस डायरेक्शंस की ज़रूरत है, साथ के साथ उसे एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वेक्टर स्केलर से अलग है। कैसे अलग है, उन्हें डायरेक्शन चाहिए। क्या हर किसी को जिसको भी डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। वेक्टर वही होगा जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अब क्या बेसिक डिफरेंस होगा स्केलर और वेक्टर में, क्या स्केलर का जो ऑपरेशन होता था क्या वेक्टर में भी वैसे ही करेंगे, क्या जब इसमें 2 + 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट, और वेक्टर में जब 2 + 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या सेम होने वाला है, क्या मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम होता है। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है नो।
क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं नॉर्मल, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, वो सारे के सारे स्केलर्स के लिए पढ़ रखे हैं। 2 + 3 5, 10 - 5 5, 2 × 3 6, 4 × 8 32। तो ये सारा क्या है? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन जो है वो स्केलर के लिए वैलिड है। अब यहाँ से अलग ही दुनिया है, वेक्टर की अलग ही दुनिया है। यहाँ पे ये मेथड, ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला है एडिशन के लिए, अप्लाई नहीं होने वाला है सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से हो जाएंगे और डिवीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी चीज़ें, सारे ऑपरेशंस हम इसमें एक एक करके देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के मन में डाउट कि जो हमने फिज़िक्स में वेक्टर पढ़ा था वो क्या कुछ और था और मैथ्स का वेक्टर कुछ और है? तो आंसर है नहीं। फिज़िक्स में आप कंसंट्रेट होते हो कि वेलोसिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स कहलाती हैं, उसमें आप फोकस्ड होते हो कि वेलोसिटी के बारे में जानना, फोर्स के बारे में जानना, टॉर्क के बारे में जानना, जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है। यहाँ पर मैथ्स में हम उसके एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हम किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को फोर्स, वेलोसिटी, इन सब पे कंसंट्रेट ना होते हुए उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे फोकस रहेंगे। मीन्स यहाँ पर हम बड़ा डायमेंशन देखने वाले हैं, किसका? वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और शुरू करते हैं वेक्टर्स के डेफिनेशन के साथ। वेक्टर्स those physical quantities which require direction along with their magnitude are called vectors। और साथ में स्टार मार्क लगा के ज़रूर से लिख लीजिए कि वेक्टर आर बाउंड टू फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करेक्ट? यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं कि अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। हालांकि ये आपने 11th फिज़िक्स में देख रखा होगा, लेकिन एक बेसिक रिकैप लेना ज़रूरी है क्योंकि कितनी बातें आपको ध्यान रहती हैं वो तो आप ही जानते होंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से, और उसके ऊपर लगाएंगे एरो। ठीक, दिस इज ए वेक्टर। और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो तीर बनाए हैं, ठीक है, ये तीर ही क्या बताता है? डायरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ए वेक्टर आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इट जस्ट रिप्रेजेंट कि ए इज वेक्टर। करेक्ट? अगर आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दें, तो भी वो क्या कहलाएगा? वेक्टर्स। आपने ऐसे बुक्स में देखा होगा, लेकिन ऐसा बार बार बनाते नहीं है, टाइम बहुत जाता है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। अब अगर आपको बोलें कि आपको एक वेक्टर बनाना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे, ठीक, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे, किस मैग्नीट्यूड का? 2 यूनिट का। ठीक, किस मैग्नीट्यूड का? 2 यूनिट का। तो करना क्या होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्रीज पे
30 डिग्रीज पे आप क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, 30 डिग्रीज पे एक लाइन बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल टू 30 डिग्रीज, और अगर कुछ नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है और इसका डायरेक्शन, ठीक, 30 डिग्रीज पे इसका डायरेक्शन। क्या कंप्लीट हो गया ये, क्या हमने रिप्रेजेंट कर लिया, नहीं, रुको अभी। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या मेंशन करनी है हमें, इसका मैग्नीट्यूड मेंशन करना है। अब क्या करेंगे, आप स्केल लोगे, मेजर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, अगर ये आपका 2 यूनिट आ रहा है तो अब ये वेक्टर, ये जो लाइन का पार्ट हुआ उसको ही हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा ए वेक्टर, गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर can be done by taking a line segment of given magnitude a line segment of given magnitude with the given arrow, करेक्ट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जान लेते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ हम आगे के एनालिसिस में कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो हेडिंग डालते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे हर चीज़ की शुरुआत, हर जर्नी की शुरुआत किससे होती है, ज़ीरो से होती है। तो हमारे वेक्टर की भी जर्नी की शुरुआत किससे होने वाली है, ज़ीरो वेक्टर से। तो फर्स्ट वेक्टर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़ीरो और नल वेक्टर। ज़ीरो और नल वेक्टर क्या होता है, ये ज़ीरो और नल वेक्टर? तो बच्चों ज़ीरो और नल वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो। अब डायरेक्शन अनडिफाइंड होने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आप इस पे 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 0 न्यूटन मतलब कुछ नहीं, तो आप चाहे इधर से लगाइए 0 न्यूटन, इधर से लगाइए, इधर से लगाइए, इधर से लगाइए, क्या होने वाला है, कोई भी फर्क इस पे पड़ने वाला है नहीं, ठीक। तो ज़ीरो और नल वेक्टर क्या हो जाएगा, those vectors having zero magnitude and undefined direction are called ज़ीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर। रिप्रेजेंट करने का तरीका ओ लिख देते हैं, ओ, ठीक है। और इस पे अगर या तो डार्क कर दें, इसे बोल्ड कर दें, या फिर ज़ीरो वेक्टर, ठीक। अब जैसे स्केलर्स में करते थे कि 3 + 0 इज़ 3, 4 + 0 इज़ 0, यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर इज़ ए वेक्टर, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, आपने फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख रखा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करते समय ए वेक्टर डॉट ज़ीरो वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता था। और ए वेक्टर
क्रॉस ज़ीरो वेक्टर करने पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो एंड ज़ीरो वेक्टर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो लिख के आ जाओगे तो आपको काट के बड़ा सा ज़ीरो मिल जाएगा विदाउट वेक्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसको ज़ीरो कुछ इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है लेकिन आपके मार्क्स पे बहुत इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ये था नल वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, जो कि है हमारा यूनिट वेक्टर। ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यूनिट वेक्टर, करेक्ट। देखते हैं अब यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है, कुछ तो 1 होता होगा इसमें, और डायरेक्शन के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए क्या 1 होने वाला है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो दोज वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is called are called unit vectors, अब इन यूनिट वेक्टर्स का ज़रूरत क्यों पड़ा? जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो ये क्या हमारे यूज़ आने वाला है, हमें तो बस 1 से तो काम करना नहीं है। तो बच्चों इसका बहुत काम आने वाला है। कैसे, देखो ये जो यूनिट वेक्टर है आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर है, आपको क्या करना है, दूसरा वेक्टर बनाना है बी वेक्टर, कैसा, ए वेक्टर के डबल। फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। आपको एक ए वेक्टर गिवन है, गिवन होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी, और आपको एक बी वेक्टर बनाना है, कैसा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्शन पता करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कैसे, ए वेक्टर को लोगे और उसको क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया, इसको कैप पहना दिया, ठीक है, इसको कैप पहना दिया, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। और ये क्या दे दिया, ए वेक्टर के तरफ ए वेक्टर का डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो सिर्फ अब बी वेक्टर ही नहीं, सिर्फ ए वेक्टर का डबल ही नहीं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, इसके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2.8, 3.8 टाइम्स, n नंबर ऑफ वेक्टर्स अब आप ए वेक्टर के डायरेक्शन में बना सकते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो यूनिट वेक्टर प्ले करेगा इस जर्नी में, वो क्या रहेगा, डायरेक्शन बताने का। रिप्रेजेंट कैसे किया, कैप से, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स की तरफ। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर बच्चों वो वेक्टर्स जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए। देखो कैसे, एक वेक्टर हमने बनाया ए वेक्टर, ए एंड सी, ठीक है। ए हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और सी हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। अब हमें एक बी वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों को आधा आधा डिवाइड करे, मतलब बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो ए टू बी वेक्टर एंड बी टू सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। कैसे, A is starting point of this vector and B is terminal point of this vector. This vector means AB vector. Next, B is starting point of this vector and C is terminal point of this vector. Correct? Means BC vector का starting point क्या हो गया, B, और
सी क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो जहाँ ये ए बी वेक्टर एंड हुआ वहीं से बी सी वेक्टर स्टार्ट हुआ। तो ए बी एंड बी सी आर सेड टू बी कॉलिनियर, करेक्ट। एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि वो वेक्टर्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल हो। और कैसे कह सकते हैं कि वो वेक्टर्स जो किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में हो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पर बच्चों मैग्नीट्यूड का कुछ भी रोल नहीं है, किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो क्या कहला जाएगा, कॉलिनियर वेक्टर। अब जैसे ये ए वेक्टर है और आपको दो वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, करेक्ट। तो क्या ये दोनों वेक्टर इसके पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब एक और वेक्टर आपको दिख गया ऐसा, डी वेक्टर, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इधर जाने की बजाय वो इधर जा रहा है, मीन्स पैरेलल होने की बजाय वो एंटी पैरेलल हो रहा है। तो क्या अब बी सी डी कॉलिनियर है, बिल्कुल कॉलिनियर है। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही किसके अंडर आ जाते हैं, कॉलिनियर वेक्टर के अंडर, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए हमेशा कॉलिनियर वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर मानते हैं, इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं, इसको बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को ए वेक्टर नाम दे दिया और बी सी वेक्टर को बी वेक्टर नाम दे दिया, ठीक। तो हमेशा कैसे लिखेंगे, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉलिनियर है तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम बी वेक्टर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। नेक्स्ट वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। अब नाम से ही क्लियर है को इनिशियल, जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कि इनिशियल पॉइंट सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। तो मानिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, करेक्ट। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या सेम है, बिल्कुल। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। अब इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ए वेक्टर है, ठीक, और एक वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, ठीक। तो आपने फिजिक्स में ऐसा कर रखा होगा कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है या ऐड ऑन करना है तो ए वेक्टर के हेड पे आप किसको लाके बिठा देते थे, बी वेक्टर को, ठीक है। ए वेक्टर के हेड पे किसको लाके बिठा देते थे, बी वेक्टर को। अब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, ठीक है, तो ज़रूरी है कि पहले आप इसको को इनिशियल वेक्टर बनाएं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। तो ए वेक्टर को आप उठा के यहाँ रखिए। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा थीटा। तो कभी भी आप एंगल्स ऐसे नहीं निकालेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, करेक्ट। कौन सा एंगल होगा, ये होगा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा थीटा। तो इसलिए को इनिशियल वेक्टर पढ़ना जरूरी था। नेक्स्ट वेक्टर है आपका इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और साथ के साथ डायरेक्शन सेम हो। ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट और एक बी वेक्टर है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मान लो कि पैरेलल है। तो बी वेक्टर भी है जिसका कि 2 यूनिट है। तो ये दोनों कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ध्यान रखना कि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अगर ये 2 यूनिट फोर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 2 यूनिट फोर्स का ही रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 यूनिट
2 न्यूटन फोर्स दिखा रहा हो और ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हो, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम और फिजिकल क्वांटिटी जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम। करेक्ट। सो अब हम इस स्टेज पे हैं कि एक छोटा सा मज़ेदार सा क्वेश्चन ले लिया जाए इन सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। फिगर आपके सामने दिया गया है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग दे दी गई है कि ऐसा ऐसा जहाँ बना होगा उसको हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट। तो ये और ये मिला के कितने हो गए, 2 यूनिट, ठीक। 1 2 3 3 यूनिट, 1 2 3 3 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट, ठीक। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हमने क्या पढ़ा, जो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक, या फिर किसी एक वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो मान लो यहाँ पर हम एक वेक्टर बना दें, ठीक है, एक वेक्टर बना दिया। क्या ए वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, बिल्कुल है। क्या सी वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है? क्या डी वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है? तो क्या ए सी डी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या बी वेक्टर इसके पैरेलल है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी विथ अ वेक्टर साइन। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जिनका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम वाले तो हमें ये 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी 2 यूनिट, इसका भी 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं ए और सी इक्वल है? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। क्या ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं। अब इस पॉइंट को पकड़ते हैं, क्या सी वेक्टर इससे स्टार्ट हो रहा है? हो रहा है। क्या डी हो रहा है? हो रहा है। क्या बी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, करेक्ट। तो ये था बच्चों वेक्टर्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही और लेक्चर्स कंटिन्यू हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छे कंटेंट तैयार करने का। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं कि हमें और क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि आपको ये और इलस्ट्रेटिव लगे। सो एंजॉय करते रहिए मैथ्स को और बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।